हेलो नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एनसीईआरटी की हमारी क्लास 7 की सीरीज़ में आज का हमारा चैप्टर होने वाला है चैप्टर 5। ये हमारा चैप्टर है जनजातियों के ऊपर। इसका नाम ही है जनजातियाँ। जनजातियाँ खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। जगह बसे हुए समुदाय। तो जैसा कि चैप्टर के नाम से स्पष्ट है जनजातियाँ, तो हम इस चैप्टर में ये देखने वाले हैं कि जनजातियों का उदय कैसे हुआ, उनके इतिहास के बारे में हमें पता कैसे चलता है, और भारत के अलग अलग स्टेट्स में कौन कौन सी जनजातियाँ थी। और मोस्टली हम गोंड जनजाति, अहोम जनजाति, इन सभी के बारे में डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, जो हमारी 7th क्लास की बुक के चैप्टर में दिया गया है चैप्टर 5 में। पिछले चैप्टर्स में हमने चैप्टर 3 में दिल्ली सल्तनत देखा कि भाई कौन कौन से शासक थे दिल्ली के। पुरानी बुक में दिल्ली के सुल्तान था, लेकिन इसमें दिल्ली 12वीं से 15वीं सदी। तो हमने देखा कौन कौन से शासक थे, उनके सभी सारणी वगैरह, कुछ प्रमुख शासकों के बारे में। उसके बाद हमने मुगल पीरियड, जो हमारा 4th चैप्टर था वो मुगल शासकों से रिलेटेड था, वो हमने देखा। आज के हमारे इस चैप्टर में हम जनजातियों के बारे में देखेंगे कि भाई कैसे क्या उनका उदय इतिहास रहा, और कुछ प्रमुख जनजातियों को हम मैप में भी देखेंगे। तो सबसे पहले बात ये आती है कि इनका उदय। तो क्या हुआ कि इतना जो भी हमने देखा पिछले चैप्टर्स में कि भाई पहले दिल्ली सल्तनत आई, उसका उत्थान पतन, फिर मुगल सल्तनत, उसका उत्थान पतन। तो उसके बीच क्या हुआ कि गांवों और शहरों में जब तक इनके राजा और ये लोग थे, लेकिन जो अन्य लोग थे, नॉर्मल पीपल थे, उनमें क्या हुआ, अलग अलग आर्ट्स डेवलप्ड हुई, जैसे दस्तकारियाँ, कलाकारियाँ ऐसे डेवलप हुई। तो उनको करने वाले लोगों की एक अलग श्रेणियाँ हो गई कि भाई ये लोग ये काम करते हैं। इस तरीके से विभाजित हो गए लोग कि भाई जैसे राजाओं का शासन वगैरह चल रहा है। और फिर क्या हुआ कि मोस्टली हम जनजातीय लोग बोलेंगे किसे, अलग काम कर रहे हैं कुछ लोग। तो हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जनजातीय लोग कौन है जो अपना अलग काम लेके जाते थे। जैसे कि जनजातियां है क्या, जनजातियों में हम देखेंगे आगे मोस्टली जनजातियां तो उनका काम यही है। कुछ जनजातियां ऐसी है जो सामान को अच्छे कम दामों में लेना, उसे दूसरे स्थानों पर उच्च दामों में बेचना। और कुछ ऐसी जनजातियां तो जो अपनी छोटी छोटी आर्ट्स को लेके रहती है कि ये बनाना, जैसे फूस की चटाई, लोहे के सामान बनाना, ऐसा कुछ। जनजातियां हम किससे कहेंगे, जो ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए नियमों, जो लोग, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वे समाज जो ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए नियमों और कर्मकांडों को उनसे अलग थे या उनको मानते नहीं थे। तो इनसे अलग हो गई है, तो वो लोग क्या कहलाए, जनजातियां कहलाए। ठीक है, तो हमने क्या जाना, जनजातियां क्या है, जो ब्राह्मण और पहले वर्ण थे, ब्राह्मणों ने नियम बताए थे कि भाई ये होता है कर्मकांड, ये करना चाहिए। तो जो लोग उसको फॉलो नहीं करते थे, निचले तबके के भी नहीं बोलेंगे इन्हें, जो उनसे अलग थे, वो क्या कहलाए, जनजातियां। जो अपना अलग ही रहते थे और अपना अलग ही काम, खुद का आर्ट वगैरह और इधर उधर घूमने वाली जनजातियां भी हैं। तो इस तरीके के डेफिनेशन अपने को समझ लेंगे कि जो उस नियमित समाज से अलग है वो क्या है, जनजातियां। ठीक है, तो जनजातियां क्या है ये हमने देख लिया। अब बात आती है कि इनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है। उससे पहले हम ये देखेंगे इन जनजातियों का जीविकोपार्जन का सोर्स क्या है।
अब जीविकोपार्जन का सोर्स क्या होगा इनको? नियम वगैरह तो ये कुछ मानते नहीं है। तो जनजातियां राजा और उच्च लोगों की श्रेणी में भी ये लोग नहीं है, तो क्या हो सकता है इन लोगों के पास? इनका निवास स्थान भी देखेंगे हम। पहले इनका निवास स्थान देखेंगे। निवास कहाँ है? समाज से तो अलग है, तो कहाँ रहेंगे? जंगलों पहाड़ों में। ठीक है, जंगलों में और पहाड़ों में। अब फिर आता है आजीविका। तो आजीविका के लिए क्या करेंगे? जंगल और पहाड़ में क्या है? खेती है। अगर वो एक स्थान पर टिक के रहेंगे तो खेती है, या फिर पशुपालन, शिकार। खेती, पशुपालन और शिकार। ठीक है, इस तरीके से ये लोग अपना जीविकोपार्जन करते थे। कुछ जो जनजातियां थी वो जैसे अपने पशु साथ में ही लेके चलते थे, मतलब जैसे जैसे उनसे दूध मिलता था ऐसा कुछ, तो अपने पशु को साथ लेके चलते थे। कुछ अपना एक स्थान पर रुक जाते थे, वहीं पर वो रहने लग गए बाद में, ये बहुत बाद में हुआ। और कुछ ऐसे थे जो घूम घूम कर अपना जीवन यापन करते थे। उन्हें क्या बोलते हैं? खाना बदोश बोलते हैं, जो हमारे बुक के चैप्टर के नाम में ही था और आगे अपना टॉपिक भी है, उसको हम अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो इस तरीके से ये लोग अपना जीवन यापन खेती, पशुपालन और शिकार से करते थे। तो ये क्या देखा हमने? जनजातियों के निवास स्थान जंगलों और पहाड़ में है। इनकी आजीविका क्या है? खेती, पशुपालन और शिकार। ठीक है, इसके बाद इनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? तो जनजातीय लोगों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? जनजातीय लोग कौन थे? जनजातीय लोग कौन थे? बुक में ये टॉपिक है हमारा, जनजातीय लोग कौन थे। तो इनके बारे में हम पिछले चैप्टर्स में जिसने पढ़ा है, तो हम क्या देखते हैं कि इन्फॉर्मेशन का सोर्स या तो कोई लिखित दस्तावेज है या अभिलेख वगैरह हम देखते आ रहे हैं, लेकिन ना तो इनके कोई लिखित दस्तावेज मिलते हैं। कुछ अपवादों को छोड़ दे तो बाकी इनका कोई ऐसा लिखा हुआ इतिहास नहीं मिलता है। तो इनके लिखित दस्तावेज नहीं है। तो फिर कैसे पता चलेगा? तो पता ऐसे चलता है कि भाई इनके जो लोग जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी अपन अपने पूर्वजों के, जैसे मम्मी पापा हमें अपने पूर्वजों की कहानियाँ, उनकी जो भी बातें हैं वो हमें बताते हैं, हमारी क्या परंपराएं हैं उनके बारे में बताते हैं, वैसे ही इनकी वाचिक मौखिक परंपराओं से आगे इनके बारे में इंफॉर्मेशन आती गई। और फिर बाद में जो भी इनकी लास्ट पीढ़ी थी वगैरह, ऐसे चलता चलता बात इनकी जो भी आगे से आगे बताया जा रहा था, उससे हमें पता चलता है किसके बारे में? इन जनजातीय लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन किससे मिलती है? इनके बारे में जानकारी इनकी वाचिक मौखिक परंपराओं से। ठीक है ना, समझ में आया ना कि इनके बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है हमें? कि भाई आगे से आगे इनकी
पीढ़ी दर पीढ़ी जो बातें, इन्हें परंपराएं, इनकी जैसा भी इनका कल्चर है उसको आगे से आगे बोल बोल कर बता कर आगे से आगे इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ये इनका सोर्स है कि भाई इनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है। जनजाति लिखित दस्तावेज में भी कुछ हो अपवाद ऐसे कि भाई हाँ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई ये लोग ऐसा लिखते थे इतिहास। तो क्या जाना हमने इनके बारे में इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है हमें, तो इन बोल बोल कर, ठीक है। तो ये हमें समझ में आएगी भाई इनके इतिहास के बारे में हमें पता कैसे चलता है। अब बात आती है कुछ जनजातियों की कि भाई कौन कौन सी जगह पर कौन कौन सी जनजाति थी, उसको हम पूरा मैप में ही देख लेंगे। कुछ जनजातियों के बारे में सिर्फ मैप में दिया हुआ है हमारे बुक में, और कुछ जनजातियों के बारे में बुक में लिखा हुआ है कि भाई जैसे पंजाब में और वहाँ पर पहले पोखर जनजाति थी, बाद में गक्खर लोग वहाँ पर आकर रहने लगे, ऐसा लिखा हुआ है कुछ कुछ। और कुछ जनजातियों के बारे में लिखा नहीं हुआ है, कुछ बताया नहीं गया है, सिर्फ नाम दिए हुए हैं मैप में। तो सभी जनजातियों को हम मैप में समझ लेंगे ताकि हमें याद भी रहेगा। मे भी इफ क्वेश्चन हो पेपर में कि कौन से जनजाति के लोग कहाँ रहते थे, इफ फिल भी करना हो हमें तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैप हमारा होगा उस समय का जब हमारा जम्मू कश्मीर का एरिया जो था वो डिफाइन नहीं था। तो कैसा बनेगा, ऊपर से इसका कुछ फिक्स नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या देखा हमने फर्स्ट में कि पंजाब में पहले थे पोखर जनजाति के लोग और फिर बाद में वहाँ रहने लग गए गक्खर लोग, और इन्हीं गक्खर लोगों में से एक कौन था, कमाल खां गक्खर, जिसने, तो इसमें गक्खर लोगों में एक थे कमाल खां गक्खर, जिसे बादशाह अकबर ने अपना मनसबदार बनाया था, ठीक है। इस जनजाति के लोग थे, का एक व्यक्ति था, ठीक है। फिर है यहाँ पर गुजरात में कोली लोग, ये गुजरात के कुछ हिस्सों में और महाराष्ट्र में और कर्नाटका में, महाराष्ट्र में यहाँ तक थे कोली लोग, और फिर महाराष्ट्र कर्नाटका में बेराद जनजाति के लोग, और फिर आते हैं हमारे भील जनजाति के लोग। तो भील लोग थे राजस्थान के कुछ हिस्से में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से में, ठीक है। दो दो जगह लिखा है, मतलब वहाँ पर भी थे और मध्य प्रदेश के हिस्से में भी थे। फिर आता है यहाँ पर मुल्तान और सिंध कहाँ पर है अपना, यहाँ पर जहाँ व्यास नदी है, ठीक है, सिंधु नदी जहाँ बहती है सिंध वो है, ठीक है, पाकिस्तान में। उस समय सब कुछ यहाँ अखंड भारत था, पाकिस्तान का यहाँ का एरिया डिफाइन नहीं था। तो यहाँ पर लंगून और एक और नाम था मे भी, ठीक है, ये जनजाति है। उसके बाद है, उसका नाम लिखती हूँ मैं मेमोराइज करके, लंगून है और अगाह ऐसा कुछ है, अगाह ही है, अगाह, हाँ अगाह जनजाति के लोग। फिर है यहाँ जाटवास दिया गया है, इसके बारे में लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ नाम दिया गया है। फिर आते हैं यहाँ पर, कहाँ पर, बिहार और झारखंड के एरिया में चेर लोग जो जिन पर अटैक किया था अकबर के सेनापति मान सिंह ने 1591 में अटैक, 1591 में मान सिंह द्वारा अटैक, मान सिंह अटैक, ठीक है ना। गक्खर, कमाल खां गक्खर, अकबर का मनसबदार है ना, ठीक है, ये याद रख लेना। फिर कौन सी जनजाति आती है, यहाँ चाहिए जनजाति,
और साउथ में कौन सी है, यहाँ पर गोंड लोग हैं, गोंडवाना में, ठीक है, गोंड जनजाति। फिर है यहाँ वेरात, इसके बारे में कुछ दिया गया नहीं, सिर्फ नाम दिया गया है वेरात। और फिर है असम में यहाँ अहोम जनजाति, पूर्वी भारत में अहोम जनजाति, नागा जनजाति और खासी जनजाति और काचरिस जनजाति, ठीक है। और मोस्टली इन जनजाति तो वीरात है। और यहाँ पर है बादागहा, जिसका सिर्फ नाम दिया गया है। 7th क्लास का चैप्टर है, तो जो दिया गया है उस हिसाब से पढ़ेंगे हम। बच्चों के लेवल का है तो थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे और अपना बेस भी क्लियर होता जाएगा, ताकि आगे की क्लासेस में जो हम पढ़ेंगे वो पता रहेगा कि कुछ के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन है इस तरीके से। तो बादागहा, और इनका नाम ये है, इसमें अपना कंफ्यूजन था ना, तो इसका है लंगाह और अर्गुन, ये जनजातियां हैं। फिर यहाँ एक समास जनजाति का नाम दिया गया है। और जो ये चेर लोग थे ना, जिन पर अटैक किया था मानसिंह ने भी, और औरंगजेब के टाइम पे भी इन लोगों पर अटैक, इस स्थान पर इन चेर लोगों पर अटैक हुआ था। उन्होंने इनके किलों को लूट लिया था औरंगजेब ने, जिनके समय में अपने शिवाजी थे। इन्फॉर्मेशन के लिए बताया है। उन्होंने भी इस पर अटैक किया था, इतना बताया गया है हमारे इसमें। और यहाँ पर ये जो स्थान है, यहाँ पर कौन सी जनजाति थी, मुंडा और संताल जनजाति, संतालो जनजाति, ठीक है। तो ये देखा हमने, यहाँ पर एक है कोयास और खोंड जनजाति। तो मोस्टली हमने सभी नाम देख लिए हैं, ठीक है। तो ये जनजातियों के बारे में हमारे मैप में दिया गया है, वो हमने समझ लिया है। पंजाब में पोखर और गखर जनजाति, और यहाँ पर एक जनजाति है बलूची जनजाति, उत्तर पूर्वी हिस्से, उत्तर पश्चिमी हिस्से में कौन सी जनजाति, बलूची। और यहाँ पर पश्चिमी हिमालय में, हिमालय कहाँ है यहाँ, तो वहाँ पर एक गड्डी गडरी की जनजाति, गड्डी गडरी, भेड़े हैं, तो जहाँ पर ठंड होगी वहाँ उससे याद रख लो। और पंजाब से पोखर जनजाति, भील मोस्टली राजस्थान में हम देखते ही हैं महाराणा प्रताप का भीलों ने कितना, मोस्टली उनकी सेना में भील ही थे, उनका कितना साथ दिया था, भील जनजाति। फिर गोंडवाना में जहाँ की रानी दुर्गावती थी, उसके बारे में भी हमारे इसमें दिया गया, वो भी महाराणा प्रताप के समय में थी। फिर जो याद रख, अहोम जनजाति, असम अहोम, ऐसे याद रख लो, असम के साइड उधर अहोम, नागा, ये जनजातियाँ। तो ये हमने देखा मैप में जनजातियों को कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सी जनजातियाँ हैं। गोंड ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, यहाँ हिस्से में, इनके बारे में तो स्पेशल दिया भी गया है, वो भी हम देखेंगे हमारी बुक में। फिर यहाँ मारवाड़ और है। अब इसके बाद हम देखेंगे खाना बदोश क्या है। पहले हमने देखा कि जो घूम कर कुछ जनजातियाँ थी जो एक स्थान पर लोग रुक गए, पहले नहीं रुके थे, बाद में रुक कर वहीं पर अपना जीवन यापन करने लगे। और जो घूमते ही रहते थे और अपना जीवन यापन करते थे, एक समय पर एक स्थान पर रुके, उन्हें वहाँ थोड़ा कुछ मिला, उनका वहाँ रहे, वहाँ की चीज़ों से अपना आजीविका का वो किया और वापस वहाँ से चल दिए, ऐसे घूम कर वापस वही जगह आ जाते थे। तो खाना बदोश क्या है, अपने को ये बताना चाहिए कि खाना बदोश यानी क्या है। इफ क्वेश्चन हो कि खाना बदोश जनजातियाँ, तो खाना बदोश यानी घुमंतू लोग, खाना बदोश जनजाति। तो वे जनजातियाँ जो घूम कर अपना
जीवन यापन करते थे। खानाबदोश कहलाते थे। अब बात आती है, हमने देख लिया खानाबदोश यानी क्या, घुमंतु लोग, ठीक है, घुमंतु, इतना याद रख लेना। फिर आता है कि अब घूम घूम कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो इनका फूड का सोर्स क्या है, तो सोचो क्या हो सकता है। खेती तो नहीं हो सकती, क्योंकि घूम रहे हैं तो अपनी खेती तो एक जगह उगेगी, वहीं पे निकलेगा सामान, तो खेती तो नहीं हो सकती। तो फिर क्या होगा, पशु जो अपने साथ ये लेकर चलेंगे। तो आजीविका क्या होगी इन लोगों की, आजीविका क्या है, इनके पशु जो इन्हें दूध, गोबर इत्यादि ये इनसे ले सकते थे, ठीक है, पशु को साथ में लेकर चलते थे। ये फिर हम ऐसे कह सकते हैं, पशु साथ लेकर चलते थे। फिर बाद में कुछ लोग ऐसे ठहरने भी लग गए, एक जगह खेती करने लग गए, ऐसा हो गया। लेकिन शुरू में अब एक सबसे ज़्यादा घुमंतु जनजाति, प्रमुख घुमंतु खानाबदोश कौन है, बंजारे लोग। सुना ही होगा, बंजारे लोग कौन है, खानाबदोश जनजाति। जनजाति तो वो क्या है, बंजारा, ठीक है। बंजारा लोग क्या करते थे, ये मोस्टली व्यापारी होते थे, ज्यादातर व्यापारी होते थे। ये क्या करते थे, एक स्थान से चीज़ों को लेना, कम दाम वाली जगह से चीज़ों को लेना और दूसरी जगह पर उन्हें उच्च दामों में बेचना, ठीक है। ये एक ऐसा भी दिया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी की हमने मार्केट कंट्रोल पॉलिसी देखी ना। अलाउद्दीन खिलजी बाजारों तक अपना सामान किन से ढुलवाते थे, इन बंजारों से ढुलवाते थे। उनकी बाजार नियंत्रण प्रणाली बहुत अच्छी थी। अपने बाजारों तक सामान की ढुलाई बंजारों से ही करवाते थे। और एक ऐसा हमें कैसे पता चला कि ये लोग व्यापारी है, व्यापार वगैरह करते हैं, क्या इनका क्या सिस्टम था, तो इसके बारे में ऐसे पता चला कि एक अंग्रेज व्यापारी है, टांडा। पहले ये देख लो, खानाबदोश यानी घुमंतु जनजाति, बंजारा लोग जो व्यापारी होते थे। फिर है कि इनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, तो ये देखना आपने इंफॉर्मेशन, तो एक किनके बारे में, बंजारा है ना, बंजारा जनजाति। तो एक है अंग्रेज व्यापारी कौन, पीटर मुंडी। इसका आपने बुक में वर्णन, इनके बारे में हम क्यों देखते हैं, क्योंकि ये लोग थे जो ऐसा वर्णन वगैरह करते थे ना, इनके बारे में बताते थे, तो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि भाई ऐसा ऐसा था। वो पूरा हम ऐसे समझ लेते, पूरा यहाँ हम लिख भी नहीं सकते। तो वो इन्होंने ये ऐसा बताया, इन्होंने जो देखा वो बताया कि भाई एक 40,000 बंजारों का दल जा रहा था, उनके बीवी बच्चे सब उनके साथ थे, उनको अनाज को ले जा रहे थे। और उनका कार्य क्या था, अनाज को सस्ते दामों में खरीदते थे ये लोग, और जहाँ सस्ता मिलता है वहाँ से खरीदते, और जहाँ महंगा बिकता था वहाँ बेचते थे ये लोग। और इनका समूह, इसने क्या बताया, बंजारों का समूह, ये ग्रुप्स में चलते थे। समूह क्या कहलाता था, टांडा। अपने को भी याद रख लेना, टांडा क्या है, बंजारों का समूह है, ठीक है। ये टांडा कहलाता था। और एक टांडे में कितने व्यक्ति थे, एक टांडा बराबर इसमें 600 से 700 व्यक्ति, इतने व्यक्ति साथ में चलते थे और एक जगह रुकते थे ये लोग, और फिर वहाँ से चलने लगते थे,
ठीक है। और इनके बीवी बच्चे, इनका सोने बैठने का आवश्यकता का सामान सब इनके बैलगाड़ियों पर अनाज ढो के ले जाते थे। बैलगाड़ियाँ साथ में, यूं 1 लाख बैलगाड़ियों तक इनके साथ होते थे पर अनाज। बैल ठीक है। तो इतने तक इनके पास बैल वगैरह होते थे। ये सब इंफॉर्मेशन यहाँ से मिली तो हमें पता चला कि भाई ऐसा बंजारों का दल होते था। ठीक है। ये लोग तो करते थे धान का व्यापार, यहाँ से वहाँ ले जाना। और कुछ लोग जो होते थे वो पशुओं को लाते थे। अभी भी अपन देखते हैं कि गाँवों में जैसे गाय भैंस खरीदना ले जाते हैं बंजारे के भी, बंजारे को दे दिया, उन्हें दिया और वो फिर कम दाम में लेते हैं और दूसरे बड़े दामों में लोगों को बेच देते थे। तो ऐसे कुछ पशुओं का। और कुछ जनजातियाँ थी जो जैसे फूस की चटाई बनाना, जैसे वो टोकरी बनाना, बांस की टोकरी बनाना, हम देखते हैं बांस की टोकरियाँ बनाते रहते हैं लोग। तो कुछ अन्य जनजातियों के कार्य, ये भी देख लेते हैं हम। अन्य जनजातियों के कार्य, पशुओं का विनिमय और टोकरी बनाना, फूस की चटाई, ऐसी छोटी मोटी चीज़ों का ये काम करते थे। ठीक है। तो ये हमने देखा जनजातियों के कार्यों के बारे में। और खाना बदोश में सबसे महत्वपूर्ण बंजारा खाना बदोश, जो घुमंतु लोग हैं। खाना बदोश यानी क्या है वो भी हमने देख लिया। अब है बदलते समाज और अन्य जनजातियाँ। बदलते समाज और अन्य जनजातियाँ बुक का हमारा ये टॉपिक है। बुक का टॉपिक हम इसलिए लेते हैं ताकि क्लियरिटी रहे कि भाई मैम जो पढ़ रहे हैं हम, जो वो बुक से पढ़ रहे हैं, बुक के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि भाई बुक तो हमारे सामने दिख नहीं रही है, इसमें है क्या कि भाई क्या हुआ धीरे धीरे नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। लोगों की आवश्यकता महसूस हुई। अब ये आवश्यकता कैसे महसूस होगी? जिन्हें जो कार्य चाहिए, लोहार का काम भी चाहिए, सुनार का काम भी चाहिए, नए हुनर वाले लोग चाहिए। तो धीरे धीरे ब्राह्मण समाज से अलग अलग समाज बनने लग गए। जैसे कुछ लोग जो अपना काम कर रहे थे, सोनार का काम, लोहार का काम, उनको भी जातिगत समाज में मान्यता दे दी गई, उन्हें जातिगत समाज में ले लिया गया। जैसे सुनार, लोहार, बढ़ई, इन्हें जातिगत समाज में दर्जा दे दिया गया। ब्राह्मणों द्वारा। किसके द्वारा? ब्राह्मणों द्वारा। और इन जातियों को कैसे बहुत सारी जनजातियां राजपूत जनजाति का अनुसरण कर रही थी। अब राजपूत की बात क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि राजपूत लोग पहले कुछ चंदेल ऐसी वंश परंपराओं से आते थे। उन्होंने भी, पहले क्षत्रिय थे, उन्होंने भी राजपूत समाज में वो लोग आ गए, जैसे जनजाति से जातिगत समाज में आ गए। तो उनका अनुसरण छोटी छोटी जनजातियों ने किया। तो ये टॉपिक भी है अपना कि भाई राजपूत लोग। क्या देख रहे थे हम?
राजपूत। तो 11वीं व 12वीं सदी में क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्र का उदय। अब ये कैसे हुआ? ये लोग पहले चंदेल होंद वंश परंपराओं से इनसे आते थे, इन वंश परंपराओं से आते थे। बाद में इन्होंने राजपूत, स्वयं को राजपूत स्वीकृत कर लिया। अब इन्होंने ऐसा किया, हमने ये भी देख लिया राजपूत कैसे बने। क्षत्रिय वर्ण के लोग थे, पहले जाति तो थे नहीं, तो वो लोग जैसे चंदेल, इस वंशों के हमने देखा चंदेल राजपूत वहाँ के, कहाँ के, चंदेलों की ही एक राजकुमारी है दुर्गावती, उनसे विवाह किया था राजपूतों ने इनसे, राजपूत गोत्र में आने के लिए, ठीक है ना। तो इन वंशों में थे ये लोग, और बाद में स्वयं को राजपूत स्वीकृत कर लिया। तो ये भी हमने जाना कि राजपूत कैसे बने, ठीक है ना। तो इनका फिर ये तो राजपूत बन गए, इनका अनुसरण छोटे छोटे जनजातियों ने किया कि भाई वो लोग भी समझ में आना चाहेंगे, तो इसका अनुसरण अन्य जनजातियों ने किया, अन्य जनजातियों ने किया। और वो क्या बात कर रहे थे हम कि भाई किसने शादी करी? वो था दलपत, जो किसका पुत्र था? गोंड राजा अमन शाह था, उसके पुत्र दलपत ने विवाह किया था रानी दुर्गावती से, चंदेलों की राजकुमारी। वो हम गोंड साम्राज्य जो पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट वीडियो में, गोंड जनजाति जो गोंडवाना में थी और अहोम जनजाति, इन दोनों के बारे में हमारी वीडियो बड़ी हो जाएगी। इन दोनों को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और इसमें हमने क्या क्या देखा, गोंड और अहोम जनजाति के बारे में हमारे चैप्टर में डिटेल में दिया गया है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें हमने जनजातियाँ क्या थी, उनका इतिहास के बारे में हमें कैसे पता चलता है, खाना बदोश जनजाति, बंजारा लोग, इनके बारे में पढ़ा, उसको अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है सभी चीज़ों को। और इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। थैंक यू।